और बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम ट्वेल्थ का जो आपका पहला टॉपिक है फिजिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन इसलिए कहते हैं हम कि फिजिक्स में यार अकेले मैं बोलूं और तुम कुछ ना बोलो तो क्या फायदा। पूछो, सवाल पूछो, जवाब दो, तब पढ़ाने में और पढ़ने में मजा आएगा। तो हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो है, इट इज बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पूरा सेक्शन है आपके फिजिक्स के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का, और उसमें अराउंड 3 चैप्टर्स हैं हमें मेजरली, जिसमें फील्ड पहला है, पोटेंशियल एनर्जी दूसरा है, और कैपेसिटर्स तीसरा है। हम आज उसमें से लाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। पहली कहानी चालू होती है इलेक्ट्रिक चार्ज से, और इलेक्ट्रिक चार्ज वाली जो कहानी है आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो, आपको पता है ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, बट न्यूमेरिकली आप इसे ज्यादा ध्यान अभी तक नहीं दे पाए हैं। अब हम इसे ध्यान से समझेंगे कि ये न्यूमेरिकली क्या करता है। नाउ दिस बॉडी इज होल्डिंग चार्जेस ऑन इट सरफेस। आपको दिख रहा है कि ये एक बॉल है, बॉल का जो चार्ज है वो उसके सरफेस पे लाई कर रहा है, राइट। अब these charges are not in motion but stationary on the surface। आप प्लीज इस चीज को ध्यान रखो, ये क्या कह रहा है कि these charges are not in motion and are stationary। तो जब ऐसा होता है, जब चार्जेस जो है वो स्टेशनरी होते हैं, तो हम इसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या जो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक का बेसिक मतलब ही फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि जिसमें मोशन नहीं हो रहा है। तो स्टैटिक इज समथिंग जो मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी दैट डजंट मूव, या सिंपली चार्जेस दैट आर स्टेशनरी। कॉपर वायर है, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है। दीज चार्जेस इन मोशन। अब बोलोगे सर दिख तो नहीं रहा है। अरे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज से रिपेल होंगे, तो ये चल रहे होंगे। और चार्जेस मोशन में है, राइट। और मोशन वाले चार्जेस को क्या बोलते हैं बच्चों, आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, कि आपने पढ़ा है इस चीज के बारे में। इन्हें कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, दैट पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड व्हेन द चार्जेस आर मूविंग। अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो हम उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये भी हमारा एक टॉपिक है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा तो हम इसे भी स्टडी करेंगे। नाउ वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि चार्ज जो क्वांटिटी है, ठीक है, चार्ज जो है, ठीक है, वो हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी। बट हमें ये समझना है सबसे पहले बहुत बेसिकली कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन का डिफरेंस है, ठीक है। स्टेशनरी चार्ज को पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, और अगर मूविंग चार्जेस को पढ़ोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे। सिंपल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज मैंने बताई नहीं है अभी तक आपको, ठीक है। नाउ चार्ज का कंसेप्ट, चार्ज की कहानी क्या है, ठीक है। चार्ज की कहानी ये है कि it is the physical property of matter that causes it to experience a force when close to other electrically charged matter। अगर वो किसी और चार्ज मैटर के आसपास होगा तो जो प्रॉपर्टी उसे फोर्स लगाने पे या फोर्स लगने पे मजबूर कर रही है वो है उसका चार्ज, right। So it is the physical property of matter that causes it to experience a force when close to other electrically charged matter। The force is due to property called charge। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास में, या चार्ज उसके पास नहीं है, तो दूसरे चार्ज्ड मैटर के पास उस पे फोर्स नहीं लगेगा। अब ये कहानी जो फोर्स की है ये तो बहुत सिंपल है, राइट, हमें पता भी है। क्या पता है, देखते हैं। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, बताओ फटफट। पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, राइट। दो ही तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। सिंबल क्या है, इसको हम जब भी अब पढ़ेंगे इसको हम सिंबल लिखेंगे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, ठीक है। तो सिंबॉलिकली हम कैपिटल क्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं,
ऑपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, और सेम चार्जेस जो है वो रिपेल होते हैं। ये कहानी जो है ये मुझे ज्यादा डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत दिन से पढ़ रहे हो, आपको पता भी है, लेकिन हम इसे कवर कर ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चार्ज के बारे में सारी चीजें हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए, हमें कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। नाउ चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपने 10th 11th स्टैंडर्ड का वेक्टर्स और स्केलर्स ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये पता है इसका मतलब क्या है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से पता चल जाता है, इसे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है अपने आप को डिफाइन करने के लिए, राइट। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बेसिक मैथमेटिक्स से ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार थियोरेटिकली पूछा जाता है समझने के लिए कि मास और चार्ज में कोई डिफरेंस है क्या। हाँ ऑब्वियसली बात है डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट क्या डिफरेंस है वो, अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो क्या है। ठीक है, पहला है चार्ज ऑलवेज हैज मास, बट मास मे और मे नॉट हैव चार्ज। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है लेकिन फिर से बता दे रहा हूं कि चार्ज जो है, अगर किसी चीज पे चार्ज है तो उसके पास मास तो हो गई, राइट, लेकिन अगर किसी के पास मास है तो उसके पास चार्ज होना कोई कंपल्शन नहीं है। एग्जाम्पल, घर में नमक रखा है, हाथ में ले लो, उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है उसमें, इसका मतलब ये है कि उसके पास मास होते हुए भी उसमें चार्ज नहीं है, एंड दैट मीन्स दैट इट मे और मे नॉट हैव चार्ज इवन दो इट हैज मास। नाउ चार्ज के पास मास है लेकिन मास के पास चार्ज हो या नहीं हो, दोनों चलता है। सेकंड, चार्ज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। बाय कन्वेंशन हम मास हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हम मास को नेगेटिव नहीं लेते, लेकिन चार्ज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इफ दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स इट इज नेगेटिव, इफ दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन्स दे आर पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑल्सो। ये कहता है कि मास जो है वो स्पीड पे डिपेंडेंट है, लेकिन चार्ज जो है वो स्पीड इंडिपेंडेंट है। सो एक इक्वेशन है जो आपने देखा भी होगा कि मास इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट। इस इक्वेशन में जो एम नॉट है इट इज कॉल्ड रेस्ट मास ऑफ अ बॉडी। रेस्ट मतलब अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मास जो है वो एम नॉट होगा, लेकिन अगर वो बॉडी मूव करने लगती है तो इसमें दो वेलोसिटीज हैं, एक उस बॉडी की वेलोसिटी है और एक लाइट की वेलोसिटी है। ये रेशियो डिसाइड करेगा कि वो मास कितना चेंज होगा। अब हम जनरली इस चीज को थियोरेटिकली बहुत डिटेल में नहीं देखते क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बिग बॉडीज आर नॉट दैट हाई। जो हम बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट जो भी चीजें करते हैं उन चीजों का जो वेलोसिटी है वो इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू द लाइट की वेलोसिटी, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली जीरो ले लेते हैं और ये कहते हैं कि मास जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन जब ये बॉडीज या कोई बॉडी अगर उन वेलोसिटीज के पास चला जाता है, लाइट की वेलोसिटी के क्लोज चला जाता है, तो हमारा जो मास है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसी से ये एक थियरम भी आता है कि कोई भी बॉडी कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इसे अप्रोच करेगी ये 1 हो जाएगा और मास हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मास रखने की यूनिवर्स के पास कैपेसिटी नहीं है, तो इनफाइनाइट मास हो नहीं सकता, इनफाइनाइट मास नहीं हो सकता, इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो लाइट की स्पीड के आसपास जा सकती है लेकिन लाइट की स्पीड के इक्वल नहीं हो सकती। अब ये जो इक्वेशन है ये तो मास के लिए है, चार्ज के लिए इक्वेशन है नहीं, और चार्ज के लिए वेलोसिटी से डिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है। तो charge is independent of the speed of the body and mass is dependent on the speed of the body. Three differences that we need to know between mass and charge. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत बोरिंग टॉपिक है, बहुत लोगों को लगता है कि इसको स्किप कर देना चाहिए और बाद में जब क्वेश्चंस आते हैं तो फंस जाते हैं।
थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत तरीके के बन सकते हैं, तो आप प्लीज इसे क्लियरली समझ लीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां लगाई जा सकती है और कैसे लगाई जा सकती है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ अ कंडक्टर। जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, जब आप किसी भी कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस करते हैं या उसे चार्ज देते हैं, तो उसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कैसे अरेंज होगा उस पे, वो डिपेंड करता है शेप ऑफ द कंडक्टर पे। शेप ऑफ द कंडक्टर डिसाइड करेगा इस चीज को ना। क्योंकि शेप ऑफ द कंडक्टर डिसाइड करेगा, तो हमने दो एग्जांपल्स लिए। एक हमारे पास परफेक्टली स्पेरिकल बॉडी है और दूसरी जो है वो पर्ल शेप्ड है। अगर आप यहां देखें तो जो पॉइंटेड सरफेस है उसकी तरफ ज्यादा चार्ज है, लेकिन जो स्पेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस है वहां चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा जाएगी, जहां पे पॉइंटेड फ्लैट सरफेसेस होंगे वहां पे चार्ज जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट होता है कंपेयर टू कर्व्ड एंड स्पेशियस प्लेसेस। तो जब भी आपके पास सिमेट्रिक सरफेसेस होंगी तो सिमेट्रिक सरफेस पे चार्ज हमेशा सिमेट्रिकली अपने सारे के सारे चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर आपके पास में इररेगुलर सरफेस है तो फ्लैटर सरफेस की तरफ ज्यादा चार्ज जाएगा और जो दूसरा साइड है वहां चार्ज कम जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, हाउ डू दे डिस्ट्रीब्यूट ऑन कंडक्टर्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा है भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आपने। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छा ये वर्ड याद रखना, हाँ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज बोला उसने, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे नेट का मतलब क्या, बट ये याद रखना नेट इलेक्ट्रिक चार्ज बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं बोला उसने। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। सो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब उससे कुछ अंदर नहीं जा, मतलब उससे कुछ बाहर नहीं जा सकता है और उसके अंदर कुछ नहीं आ सकता है। इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। देखो ए पे कितने चार्ज है, देखो 1 2 3 4 5, बी पे कितने 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों को मैंने टच किया, टच करके फिर अलग किया, भगा दिया दोनों को, और क्या हुआ देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो चार्ज अगर आप देखोगे तो ए का चार्ज तो बढ़ गया, बी का चार्ज कम हो गया। सो ए का चार्ज भी चेंज हुआ, बी का चार्ज भी चेंज हुआ। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसने क्या कहा था, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। नेट कितना था 7 + 5 12, 6 + 6 12। net electric charge of the system isn't changing. इंडिविजुअली उनका चार्ज चेंज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन टोटल सिस्टम का चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट हमें ये बताता है, द चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट बी to A, but the total charge is always constant for the system on the left hand side and on the right hand side. ये क्वेश्चन है, हमने एक बॉक्स लिया हुआ है, ये आइसोलेटेड है सिस्टम से, ठीक है, ये सिस्टम से अलग है, इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता, बाहर कुछ नहीं जा सकता, लेकिन ये एक दूसरे से टकरा सकते हैं। तो मैंने इस बॉक्स को लिया, इस बॉक्स को जोर जोर से हिलाया और फिर ये कंडीशन आ गई। ये कहता है कि मुझे बता दो ये थर्ड वाले पार्टिकल का चार्ज कितना हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ टोटल कितना चार्ज है, तो अगर आप यहाँ टोटल चार्ज देखते हैं तो यहाँ हमारे पास टोटल चार्ज है 1 + 2 - 4, सो 1 + 2 - 4 दैट इज -1 कूलम। यहां पे हमारे पास है 3 - 5 and x, सो 3 - 5 + x, ये हो गया x - 2। नाउ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज हैज टू बी इक्वल। एक का चार्ज इक्वल नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये भी बदल गया, ये भी बदल गया और ये भी अभी आप देखोगे बदल गया है। लेकिन हमने क्या बोला, टोटल चार्ज जो है सिस्टम का पूरा चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और इसका मतलब है कि हमारा x - 2 - 1 के इक्वल होना चाहिए। तो हमें कितना आ गया x पे चार्ज, x पे चार्ज आ गया -1 कूलम।
total charge of an isolated system is conserved. बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत बार कंजर्वेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि टोटल चार्ज के बारे में बात हो रही है, इंडिविजुअल के नहीं। बहुत बार क्वेश्चन में वो कहीं कहीं नेट लिखता है, कहीं कहीं चार्ज लिखता है। नेट लिखा होगा तो ही स्टेटमेंट राइट है, अगर उसने सिर्फ चार्ज कहा होगा तो द स्टेटमेंट इज नॉट राइट, वी नीड टू करेक्ट इट। अ ग्लास रॉड, और ये वाला एक्सपेरिमेंट तो आपने किया भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क becomes positive as it loses electrons and the silk becomes negative by an equal amount on gaining these electrons, right? लेकिन अब हो क्या रहा है, देखो सिल्क पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि सिल्क के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनके पास आ गए, ग्लास रॉड के पास में। और ग्लास नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि ग्लास को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ग्लास को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो ग्लास को इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। बट द बेस्ट थिंग इज कि ग्लास और सिल्क वाला जो सिस्टम है उसमें टोटल चार्ज ट्रांसफर तो जीरो है ना, क्योंकि जितने इसने दिए उतने उसने लिए। सो नेट चार्ज जो इस पे प्रोड्यूस होगा और इस पे प्रोड्यूस होगा, दोनों को अगर ऐड करोगे तो अभी भी जीरो है। नहीं समझा? देखो इसको अगर हम न्यूमेरिकली देखते हैं तो बहुत इजीली समझ जाते हैं। समझो हमारे पास में यहाँ पे एक सिल्क का कपड़ा है और यहाँ पे ग्लास रॉड, ठीक है। ग्लास रॉड को इस पे रब किया तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, राइट। अब इसका चार्ज समझो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से ये +2e हो गया और यहाँ पे 2 आने की वजह से -2e। रब करने के पहले कितना था, 0 दोनों पे। रब करने के बाद में अगर आप ऐड करते हो तो 2e प्लस -2e इज स्टिल 0। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी भी लागू है, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप उससे, राइट। तो वो बोल रहा है कि भाई जो सिस्टम में मैंने बता दिया वो सही है, राइट। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क इज स्टिल न्यूट्रल, राइट। नेक्स्ट, इन अ पेयर प्रोडक्शन और इन पेयर एनाइलेशन चार्जेस इज ऑल्सो कंजर्व्ड। ये हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, प्रोडक्शन एंड एनाइलेशन क्या होता है, राइट। ये बोलता है गामा रेज ट्रांसफॉर्म इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, राइट। सो पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये दोनों कहां से बन रहे हैं, हमारे गामा से। सो इफ यू सी गामा रेडिएशंस जो होते हैं वो 0 चार्ज के होते हैं। अगर आप इन दोनों के चार्ज को भी ऐड करोगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो नेट चार्ज जो है इज स्टिल 0, राइट। सो हम जो भी एग्जांपल देख रहे हैं हमें क्या पता चल रहा है, भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो वैलिड है। वैलिड कैसे है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिस्टेक नहीं करना, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम सेम है, ठीक है। इंडिविजुअल चार्जेस जितना चाहे ऊपर नीचे बदल सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस विच इज एडिंग चार्जेस, राइट। अगर आप चार्जेस को ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने सबसे पहले टॉपिक में स्टार्ट करते ही बताया कि चार्जेस जो है वो स्केलर है, right? So if a system contains 2 point charges q1 and q2, the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically q1 and q2. That is, charges add up like real numbers. ये तो हमने स्केलर में सीख लिया था, तो यहाँ तो टेंशन ही नहीं है, स्केलर के बारे में पढ़ के आए हो तो दिक्कत ही नहीं है। रियल नंबर जैसे ऐड करते हो, राइट। जैसे हम मास ऐड करते हैं, बट ये याद रखना है कि मास में सब कुछ पॉजिटिव होता है तो सब जुड़ता ही चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आइडिया है, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं तो आपको विद साइन ऐड करना है, साइन जैसे जैसे चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो साइन के साथ में हम इसको ऐड करके डिसाइड कर सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना होगा। नाउ ये 2 चार्ज के लिए नहीं है, अगर आपके पास n चार्ज सिस्टम है, q1 q2 q3 q4 q5 qn चार्जेस है, राइट। इन सबका टोटल निकालना है तो सबको जोड़ दो, बट विद साइन, एड देम विद साइन, जो टोटल वैल्यू आएगी चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो हो जाएगा पूरे सिस्टम का चार्ज। स्केलर है, सो चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन सिमिलर टू मास। तो चार्ज के पास में फिर से वैल्यू तो है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये स्केलर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से नोट करना, अच्छे से समझना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। क्वांटाइजेशन मतलब क्या मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं चार्ज को, और क्वांटिफाई क्या करूंगा पता है, सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है। जब भी आप ये बता सकते हो ना कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है,
राइट, और मिनिमम वैल्यू के टर्म्स में आप बाकी कितने भी चार्जेस को बता सकते हो, तो वो हो जाता है क्वांटाइजेशन। राइट, सबसे छोटा चार्ज अगर आप याद करो तो आपको क्या पता है, याद आ रहा है? सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल, सबसे छोटा जो नहीं दिखता है, इलेक्ट्रॉन। राइट, सो इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट वी नो ऑफ। हाँ, मुझे पता है क्वार्क्स होते हैं और बहुत सारे नए कंसेप्ट आ गए हैं, बट अभी हमारे लिए जो पार्टिकल हम सीखते हैं वो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है। इवन प्रोटॉन है, लेकिन प्रोटॉन इंटरैक्शन नहीं करता है इसमें, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर आप प्रोटॉन भी लोगे तो उसका चार्ज भी सेम होता है इलेक्ट्रॉन जितना, बस पॉजिटिव होता है, तो इट डजंट मैटर फॉर द चार्ज वैल्यू। ठीक है, तो चार्ज वैल्यू इलेक्ट्रॉन की ले लो या प्रोटॉन की ले लो, हमें ये पता है कि सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो है इलेक्ट्रॉन पे। तो उसका ये कहना है कि ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। सर नहीं समझा क्या बोल रहे हो, मुझे भी नहीं समझता था। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जो भी चार्ज होगा इसके बाद जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा, -3e, -4e, 4e, 15,000e, 400e एंड सो। कौन सा नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? 3/4e, 1/2e, 0.75e, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। राइट, सो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि आप कोई भी इंटीजर लगा सकते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, और ई से मल्टीप्लाई कर दो। जितना बड़ा भी चार्ज आपने आज तक देखा होगा वो इसी वैल्यू से बना होगा। राइट, तो हमें ये समझ गया कि इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या है। तो द चार्ज ऑन अ बॉडी या चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। राइट, और इसका एक अच्छा सा सवाल है जो 10th में आपने देखा हुआ है, ठीक है, वो पूछता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ 1 कूलम डाल दो, यहाँ n डाल दो, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये आपको याद रखनी है। इसको डिवाइड करेंगे, n आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, जब ऊपर जाता है तो 10⁻19 को हम लिख देते हैं 100/16 इंटू 10⁻18, सॉल्व करके हमें आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो गए तो -1 कूलम बनेगा, और इतने इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो +1 कूलम बनेगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि आपका जो चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन से ही बना है, भले ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन वो सब मिलके ही चार्ज बनाएंगे। राइट, सो हमें याद रखना है क्वांटाइजेशन का 2-3 चीजें जो टर्म्स में अगर मैं बताना चाहूँ, तो पहली चीज सबसे छोटा चार्ज जिसको हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं वो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। राइट, जितने भी बड़े चार्जेस बनेंगे 3 कूलम, 4 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 16 कूलम, -5 कूलम, जितने भी चार्जेस बनेंगे सारे चार्जेस जो हैं वो बनेंगे इस इक्वेशन से, यानी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये n जो है ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, नेगेटिव होल नंबर्स एंड पॉजिटिव होल नंबर्स, बेसिकली जीरो भी ले सकता है अगर चार्ज नहीं है। राइट, तो ये उन्हीं नंबर्स को ले सकता है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को नहीं एक्सेप्ट करेगा ये। राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने चार्ज की वैल्यू और उसका इंक्रीमेंटेशन, बढ़ना घटना, फिक्स कर दिया है वैल्यू से। राइट, सो n जो है वो हमारा इंटीजर है। फंडामेंटल चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। तो जब भी आपको बोलेगा सर फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, तो फंडामेंटल चार्ज जो है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ऑन अ प्रोटॉन। राइट, और हमें पता है कि इन दोनों का चार्ज जो है वो सेम होता है, बस एक पे नेगेटिव होता है और एक पे पॉजिटिव होता है। By convention, charge on electron is taken as negative and charge on proton is taken as positive. तो charge on electron कैसे लिखोगे? -e, and charge that on proton कैसे लिखोगे? +e. कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्वांटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट, हमने क्या किया, सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही सारे चार्ज बनेंगे।
और होल नंबर्स में बनेंगे, इंटीजर्स में बनेंगे, सॉरी फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स में बनेंगे, राइट। एंड इंटीजर्स में बनने के साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं बनेंगे, राइट। If protons and electrons are the only basic charges in the universe, then all the observable charges have to be integral multiple. सही बात है ना यार, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज है और सब कुछ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, तो चार्ज भी किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, तो वही तो बोल रहा है वो कि भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना है उसी के मल्टीपल में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो अगर आप देखते हो कि किसी बॉडी पे इतने N2 प्रोटॉन्स हैं और उसके पास में N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो N2 इंटू ई, N1 इंटू माइनस ई, इतना हो गया हमारा टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। नाउ अगर N1 N2 इंटीजर्स है, सोचो 5 और 6 नंबर है, इनको माइनस करोगे तो -1 आएगा। तो दो इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर आता है, तो ये बोलता है भाई इसको अगर ये भी इंटीजर तो माइनस करके भी इंटीजर, राइट। तो मैं किसी का भी चार्ज ऑन एनी बॉडी चेक करता हूं तो हमेशा सिंप्लीफाई करके मुझे इंटीजर ही आएगा। तो हमने ये प्रूव भी कर दिया कि आंसर जो बोल रहा था या वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो बोल रहा था वो सही बोल रहा है, राइट। तो हमें पता चल गया कि स्टेप साइज ई इज हाउएवर वेरी स्मॉल बिकॉज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल वी डील विद चार्जेस ऑफ अ फ्यू माइक्रोकूलम। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इलेक्ट्रॉन लेवल पे थोड़ी जा रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चार्ज आप देखोगे जनरली माइक्रोकूलम्स में होता है, ठीक है। माइक्रो क्या होता है, आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा, इट इज बेसिकली 10 टू द पावर -6। आगे चलें, इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन का दूसरा नाम है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। आप किसी भी बॉडी को चार्ज करोगे कैसे, राइट। अगर आपके पास अनचार्ज बॉडी है और आपको उसको चार्ज देना है तो आप कैसे दोगे, राइट। सो इलेक्ट्रिफिकेशन करते समय पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि मटेरियल क्या क्या है। 3 टाइप के मटेरियल है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, जिसमें से तीनों पढ़ चुके हो 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वो है जो अपने थ्रू चार्ज इजीली फ्लो करने देता है, राइट। मेटल्स हो गए, राइट। मेटल इज बेसिकली अ गुड कंडक्टर। इंसुलेटर क्या है? जो अपने थ्रू चार्ज बिल्कुल फ्लो होने नहीं देता, एग्जाम्पल रबर, थ्रेड्स, राइट। तो अपने थ्रू वो चार्ज नहीं फ्लो होने देता। सेमीकंडक्टर्स अभी हम डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली वो है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसकी मेटल और नॉन मेटल के बीच मिलाई करती है, या बोल सकते हैं कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बीच मिलाई करती है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक आर सम ऑफ द वेल नोन सेमीकंडक्टर्स। इलेक्ट्रिफिकेशन, द मेथड ऑफ imparting charges on the surface of a body is called electrification। बताना, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी करना है, सिंपल टर्म्स में बताना है कि बॉडी पे चार्ज कितना लग रहा है, कैसे जाएगा, कैसे डालूंगा, ये सब चीजें सीखनी है, ठीक है। वो बोल रहा है मेथड ऑफ इंपार्टिंग चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन के कितने मेथड्स हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, चार्जिंग बाय कंडक्शन है और चार्जिंग बाय इंडक्शन है। तीनों को पढ़ेंगे बस, लेकिन अब तीनों टाइप याद कर लो। 3 टाइप है, फ्रिक्शन से कर सकते हो, कंडक्शन से कर सकते हो और इंडक्शन से कर सकते हो। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी एक्सपेरिमेंट अभी देख के आए, वही वाला ग्लास रॉड और सिल्क वाला, राइट। ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क है, हमने इस ग्लास रॉड को सिल्क पे रब किया, राइट। आफ्टर रबिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास रॉड छोड़ के सिल्क क्लॉथ पे चला गया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए बेचारे ने, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, और जिसको इलेक्ट्रॉन बढ़ गए वो बन गया नेगेटिवली चार्ज गेन इलेक्ट्रॉन करके। चार्ज करना था, चार्ज कर दिया, वो भी दोनों बॉडी को एक साथ, राइट। तो हमने फ्रिक्शन यूज किया, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, एनर्जी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए, जहां से वो गए वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहां पे गए वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। नाउ दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर आप देखो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हम इसको थियोरेटिकली समझ के इस चीज को आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड जो हमने देखा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो ये हमारा एक ऑलरेडी चार्ज स्फीयर है हमारे पास में, और सेकेंड वाला जो स्फीयर है वो अनचार्ज है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम इसको क्लोज लाएंगे इस वाले ऑब्जेक्ट के क्लोज, टच नहीं कर रहे, क्लोज ला रहे हैं, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो क्या बोलेगा, भाई मेरे को तो अट्रैक्शन हो रहा है, मैं जाऊंगा इसकी तरफ,
तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस तरफ बढ़ने लगेगा। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो अपने घर से थोड़ी लाया था, उसके पास ऑलरेडी थे। कहाँ थे? अंदर थे। तो वो नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट की तरफ भागे तो उस राइट साइड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया ना, राइट। सो इंडक्शन, इसको इंडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चार्ज इंड्यूस करता है बिना टच किए, राइट। वो क्लोज जाता है, अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपने नजदीक बुलाता है, और अपने नजदीक बुला के उस चीज को फिर वो चार्ज कर देता है, राइट। अब देखो चार्ज हो गया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, राइट, कि अगर मैं इस चार्ज बॉडी को हटा दूं तो फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद में फिर से मतलब ये जीरो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे आगे में क्या करना है, लेकिन अभी ये समझ गया कि इंडक्शन का मतलब है कि एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के नजदीक ले जाओ, उसकी वजह से the one of the charges will get attracted, other will be repelled, because of that there will be charge separation, चार्ज सेपरेशन होने की वजह से ये बॉडी चार्ज। थर्ड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या बोलता है? ये बोलता है फिर से एक बॉडी ले लो जो चार्ज है, चार्ज वाली जो बॉडी है उस वाली बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास ले जाओ और उसको टच कर दो, इसको ले जाओ और इसको टच कर दो। तो जब इसको आप टच करोगे तो टच करने पे बेसिकली उसको क्या चार्ज मिलेगा? अरे भाई इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा, राइट। सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो गया, राइट। तो यहां से जितना चार्ज था वो इस पे गया और दोनों को आधा आधा मिल गया, राइट। अब दोनों को आधा आधा चार्ज मिल गया, दोनों चार्ज हो गए और हमारा प्रोसेस हो गया पूरा, विच इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं, बहुत सिंपल है, बस याद रखना है कि क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, क्वेश्चन आता है डिफरेंस पे, पूछता है कि कैसे क्या हो रहा है, राइट ना। अब तीनों को देखते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन, इनमें फर्क क्या है, राइट। फर्क याद रखना बहुत जरूरी है, ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आप लिख के रख सकते हैं, स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं, जो करना है कीजिए, लेकिन इसको रखिए लिख के। फ्रिक्शन से क्या हो रहा है? ड्यू टू रबिंग इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी टू मूव, due to rubbing electrons get energy to move from one object to another, right. The object that loses electrons gets positive charge and the object that gains electron gets negative charge, and there is always change in mass. अरे भाई जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसका मास हल्का तो कम होगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसका हल्का बढ़ जाएगा, तो मास तो बदलेगा। ये कहानी किसकी है? फ्रिक्शन की। अब आ जाओ इंडक्शन पे। चार्ज एक्वायर्ड इज ऑलवेज अपोजिट टू यूज्ड चार्ज बॉडी। जो चार्ज बॉडी आप यूज कर रहे हैं इंडक्शन के लिए, अक्वायर्ड चार्ज हमेशा उसका अपोजिट होगा। अभी एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें पॉइंट आपको फंसाएगा, ध्यान देना। क्या बोल रहा है? चार्ज अक्वायर्ड बाय द बॉडी इज अपोजिट टू द यूज चार्ज बॉडी। जो चार्ज बॉडी आप यूज कर रहे हो उसके अपोजिट चार्ज होना चाहिए। चार्ज अक्वायर्ड इज टेम्पररी। अभी हमने देखा था कि अगर इंडक्शन के बाद में वो चार्ज बॉडी हट जाती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव फिर मिल जाते हैं और फिर से वो न्यूट्रल हो जाता है। तो हमारा अक्वायर्ड चार्ज जो है वो टेम्पररी है। परमानेंट कैसे बनाया जाए? टू मेक चार्ज परमानेंट द अदर साइड नीड्स टू बी ग्राउंडेड। तो बेसिकली जब आप किसी भी साइड को ग्राउंड करोगे ना तो वहां का चार्ज चला जाएगा अर्थ में। अर्थ कितना भी चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो फट से वो जो एक्स्ट्रा चार्ज था उसको ले लेगा और जो इंड्यूस्ड वाला है उतना ही चार्ज उसमें बच जाएगा। अब ये हो गया तो वो मिक्स होने का चांस खत्म। अब हमारी बॉडी जो है वो परमानेंटली चार्ज हो गई। कौन सा चार्ज? अपोजिट चार्ज में। क्लियर? नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन मास। वो चार्ज कहां से बना रहा है? किसी से ले भी नहीं रहा है, किसी को दे भी नहीं रहा है, तो वो अपना चार्ज अपने ही चार्ज से चार्ज बना रहा है। लेकिन अगर आप परमानेंटली चार्ज करेंगे, अगर आप परमानेंटली चार्ज करेंगे, देन देयर विल ऑलवेज बी अ चेंज इन मास। टेम्पररी चार्जिंग में इंडक्शन से मास चेंज नहीं होता। चार्ज अक्वायर्ड इज ऑलवेज सिमिलर टू यूज्ड चार्ज्ड बॉडी। ये हो गया डिफरेंस इन दोनों के बीच का, कि यहां तो अपोजिट चार्ज आ रहा था, जो बॉडी मैंने यूज की थी चार्ज करने के लिए उसके अपोजिट चार्ज था, और यहां पे क्या हो गया?
सिमिलर चार्ज, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, राइट। चार्ज अक्वायर्ड इज परमानेंट, इसमें हमारा जो मेहनत है ग्राउंडिंग करने का और ये सारी चीजें सोचने का वो हट जाता है। चार्ज छुआ दो उसको, छूने के बाद में, टच करने के बाद में चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके हमें मिल जाएगा, परमानेंट चार्ज। देयर इज चेंज इन मास, राइट। अगर उस बेचारे ने नेगेटिव चार्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन दिया, चार्ज बढ़ा दिया। अगर उसने पॉजिटिव चार्ज दिया मतलब इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब उसका मास कम कर दिया। तो मास को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, तो मास जो है वो चेंज हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट। और अभी हम इसको फिर से न्यूमेरिकली यूज करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज, और शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखा था ना हमने कि चार्ज इधर थिक स्पेरिकल में पूरी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था, राइट, और फिर पॉइंटेड वाले में पॉइंटेड की तरफ ज्यादा था। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीन चीज पे डिपेंड करता है, शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। ये लिख लो, समझ लो, देख लो, स्नैपशॉट कर लो, जो करना है करो, लेकिन इसे याद करो। इसे याद कर लोगे तो तुम्हारे आराम से, बहुत छोटे मोटे ही नंबर से ही, लेकिन नंबर तो बन जाएंगे। आगे चलते हैं। If a charged body with charge 3q is touched to an identical body with charge minus q, what will be the final charge on both bodies? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना आधा काम तुम्हारा आसान कर देगा। क्वेश्चन पढ़ के जल्दबाजी में आंसर मत निकालो, पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है, आधा काम वहीं हो जाएगा, बाकी आधा तुमसे सॉल्व हो जाएगा। इफ अ चार्ज्ड बॉडी with charge 3q is touched to an identical body with charge minus q, what will be the final charge on both bodies? एक चार्ज बॉडी ये है, इसके पास में +3q चार्ज है। एक चार्ज बॉडी ये है, इसके पास में -q चार्ज है। अब इन दोनों को हमने टच किया। टच करने में क्या होता है, टच करने में जैसे मैंने बताया, देखो दोनों का चार्ज सेम तो नहीं है। अगर सेम होता तो वो बोलता भाई तेरे पास भी उतना ही चार्ज है, मेरे पास भी उतना ही चार्ज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों के पास सेम चार्ज है, तो हम दोनों के पास सेम चार्ज होने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लेकिन दोनों के पास अलग चार्जेस है, मतलब कोई चार्ज देगा, कोई चार्ज लेगा, राइट। सिंपल मतलब ये है कि जब भी चार्ज दिया लिया जाएगा तो दोनों का चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए, राइट। और इक्वल कैसे होगा, सिंपल, इसका चार्ज लो, इसका चार्ज लो एंड डिवाइड बाय 2। माइनस नहीं किया, ऐड किया, बेसिकली प्लस माइनस किया, राइट। ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें आ जाता है 2q/2, यहां पे आ जाता है दोनों चार्ज अलग थे, चार्ज कहीं से कहीं ट्रैवल करना चाहता था। कब तक करेगा, जब तक दोनों के चार्ज सेम ना हो जाए। चार्ज सेम होने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए, तो दोनों का एवरेज वैल्यू चाहिए। लेकिन ये मेथड आप तभी लगा सकते हो जब आपको दिया हो कि दोनों बॉडीज जो है वो आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल बॉडीज नहीं है, उनका रेडियस अलग है, उनका मटेरियल अलग है, राइट, अगर वो आइडेंटिकल नहीं है देन आप ये मेथड नहीं लगा सकते। तब आप कौन सा मेथड लगाओगे वो हम आगे वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक चार्जिंग सीख रहे हैं, इसमें हमें आइडेंटिकल बॉडीज ही समझना है, राइट। सो 3q - q दोनों को किया ऐड, डिवाइड बाय 2, आ गया आंसर q, मतलब आफ्टर डिस्चार्जिंग ये बेचारा डिस्चार्ज हो गया, तो इस पे आ गया +q, इसके पास आ गया +q, और दोनों का चार्ज इक्वल पहुंच गया। जब दोनों के चार्जेस इक्वल हो गए तो दोनों अब बोल रहे हैं कि अब हम चार्ज ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। ये आंसर तो हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। अगर ये पूछता है कि हमारा कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड, राइट, तो देखो ये 3q था, 3q से q हो गया, मतलब इन दोनों के डिफरेंस
2q चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। कहां हुआ है? इस वाले पे, है ना। ये 2q जब -q से जुड़ेगा तो q बन जाएगा। अच्छा, यहां से दिख रहा है, यहां से भी देख लो, ये q बन गया, ये -q था, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा 2q। तो इसने 2q चार्ज किससे लिया? इससे लिया। तो दो चीजें तो समझ गई, चार्ज आफ्टर कंडक्शन कितना है वो निकाल लिया, और कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ ये निकाल लिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत लोगों के लिए बहुत सिंपल भी होगा, लेकिन बेसिक समझना जरूरी है। बेसिक फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस मजे आएंगे करने में। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। If a charged body with charge -2q is touched to an identical body with charge -4q, then one of the charged body is used to induce charge in a third uncharged identical body. What will be the final charge induced? क्वेश्चन फिर से बहुत ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ना ही आपकी हेल्प करेगा, आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पे फोकस करो कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं और कहीं मैं कोई चीज मिस तो नहीं कर रहा। पहली कहानी तो पिछले क्वेश्चन जैसी है। वो कहता है कि हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, एक चार्ज -2q है और एक चार्ज जो है वो -4q है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, ये -2q है और ये -4q है। ठीक है, हो जाती है यार मिस्टेक, लेकिन आइडिया ये कि दोनों का चार्ज जो है वो क्यू, कैपिटल क्यू के टर्म्स में है। ठीक है, तो ये -2q है, ये -4q है। पहली वाली तो आइडिया सेम है ना, इन दोनों को टच करेंगे, इन दोनों को टच करते हैं तो दोनों का चार्ज ऐड होता है, राइट। इन दोनों को ऐड किया, -6q आ गया, डिवाइड बाई 2 किया, आंसर आ गया -3, राइट। तो दोनों को टच करने पे हमें पता चल गया कि इस वाले का चार्ज जो है वो बन गया -3q और इस वाले का चार्ज बन गया -3q, राइट। मतलब इससे q चार्ज जो है वो वहां फ्लो हो गया, है ना। इसे q, अगर और q इधर फ्लो हो गया तो यहाँ पे -3q हो गया, वहां पे q ऐड हो गया तो वो -3q हो गया। तो हमें ये तो पता चल गया कि दोनों का फाइनल चार्ज -3q है, -3q मार्क कर दो, पूरे नंबर मिल गए। नहीं, -1 हो जाएगा जेई और नीट में। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने इसके बाद बोला कि इसमें से एक चार्ज बॉडी मैंने उठाई और उससे मैंने तीसरी चार्ज बॉडी पे चार्ज इंड्यूस किया, और तीसरी बॉडी भी इनके जैसी ही आइडेंटिकल है, राइट। सो मैंने तीसरी चार्ज बॉडी पे चार्ज को इंड्यूस किया। अब याद करो प्रॉपर्टीज। इंडक्शन में जितना चार्ज जो होता है पहली बॉडी पे, उतना ही चार्ज दूसरी आइडेंटिकल बॉडी पे इंड्यूस हो जाता है। लेकिन एक डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है कि उस चार्ज बॉडी में और इस चार्ज बॉडी में साइन जो होते हैं चार्ज के वो अपोजिट होते हैं, राइट। तो अब ये जो -3q वाली बॉडी है ये जा रही है एक अनचार्ज बॉडी के पास, राइट। टच नहीं हो रही, बस क्लोज तक जा रही है। क्लोज जाने पे इस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा दैट विल बी +3, राइट। सो हमारा चार्ज इंड्यूस जो है वो कितना होगा? +3q। और उसने यही पूछा कि मुझे फाइनल चार्ज इंड्यूस्ड बताओ। देखा क्वेश्चन पढ़ना कितना जरूरी है? क्वेश्चन पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आंसर आने के बाद भी -1 मिल सकता है, आंसर आने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। ध्यान ये देना है कि जो आंसर निकाला है वो पूछ रहा है क्या, कुछ और तो नहीं पूछ रहा। यहाँ पे कुछ और पूछ रहा था। पहले वाले में पूछा था कि टच करके फाइनल चार्ज बता दो, तो फाइनल चार्ज बता दिया था। यहाँ पे बोल रहा है टच किया, फाइनल चार्ज निकाला, उस वाले को लेके इंड्यूस किया, इंड्यूस किया तो इंड्यूस वाले का चार्ज कितना है, राइट। तो इंड्यूस चार्ज पता करने के लिए हमें
उस बॉडी को नजदीक ले जाना पड़ा। प्रॉपर्टी हमें याद है, मैंने टेबल याद कराया आपको कि अपोजिट चार्ज होगा, इक्वल होगा, और इक्वल मैंने जैसे बताया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आइडेंटिकल बॉडीज के लिए ही ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। अगर बॉडीज डिफरेंट है तो हम अलग तरीका सीखेंगे उसको सॉल्व करने का। आई होप ये चीज क्लियर है। सारे टाइप के इलेक्ट्रिफिकेशन मेथड क्लियर है, उनमें क्या डिफरेंस है ये क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है ये क्लियर है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो क्लियर है। अगर नहीं है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, टेक्स्ट बुक अपनी एनसीईआरटी की रीड कीजिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में डाल दीजिए, उसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे आंसर कर पाऊं, और कोई गलती हुई हो तो उसको सही किया जाएगा। तो आज का लेक्चर तो हम यहीं रोकते हैं। हमने बहुत बेसिक लेवल पे ये लेक्चर सीखा है, इसका मतलब ये नहीं कि और कॉम्प्लिकेटेड और जेई और नीट लेवल वाली चीजें नहीं आएंगी, आएंगी, बट हम पहले बेसिक लेवल फाउंडेशन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें बहुत इजी लगे, हम आसानी से उनसे थ्रू हो जाए। राइट, तो आप बेसिक फाउंडेशन से भागिए मत, उसे सीखिए, उसमें जो सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं उसे कवर कीजिए, थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग बनिए, न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाए। राइट, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है उसमें हम सीखेंगे कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। राइट, सो कूलम्स लॉ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि फोर्स लग रहा है, रिपल हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, इसको वैल्यू देना नहीं सीखा हमने कि कितना फोर्स लग रहा है। राइट, फोर्स को न्यूटन में बताया जाता है, तो फोर्स न्यूटन में कैसे निकाली जाएगी वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पूछिए और प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।